हेलो बच्चा पार्टी, आई नो यू आर एंजॉइंग योर समर वेकेशंस एट होम। तो बेटा समर वेकेशन तो एंजॉय करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पढ़ना भी है, तो डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 विच इज प्रोसेसिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यस, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो हम चैप्टर 1 में भी कर आए हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, यानी अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो किस किस स्टेप से होकर जो है अकाउंट्स में जाएगी। सबसे पहले जो स्टेप आता है मेरा, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जाती हैं जो किस नेचर की होंगी, मॉनेटरी नेचर की होंगी। याद है ना, मॉनेटरी नेचर मतलब जिसको आप रुपये में या पैसे में कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा अब ध्यान रखना कि जब भी ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस में होती है, उसके साथ कोई ना कोई उसका एविडेंस, ठीक है, एविडेंस जरूर मिलता है। मतलब एविडेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी रसीद आपको उसके साथ जरूर मिलेगी। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, ये परचेज इनवॉइस भी हो सकता है, ये सेल्स इनवॉइस भी हो सकता है, ये आपकी पासबुक भी हो सकती है, कैश बुक भी हो सकती है, ठीक है, किसी तरह का कैश मेमो हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, ये बेसिकली मेरी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई है उसका एक क्या है, प्रूफ है, एविडेंस है। ठीक है, तो इन सबको बेटा हम क्या बोल देते हैं, जॉइंटली सोर्स डॉक्यूमेंट। बेटा ये जरूरी होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका क्या हो, साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट हो, ताकि उसका जो बेसिकली कि वो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जो रियलिटी है वो हमें क्या पता लगे, मतलब पता चल जाए, जिसको हम अकाउंट में क्या कर पाए, उसको रिकॉर्ड कर पाए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना जरूरी है साथ में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के। सेकंड जो मेरा स्टेप आता है, वेट प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। सेकंड स्टेप हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। देखो, ट्रांजैक्शन मैंने पहचान ली, सोर्स डॉक्यूमेंट मुझे उसका रिसीव हो गया। अब बेटा उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ही मैं क्या बनाती हूँ, अपने वाउचर प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, हर फर्म अपना खुद का वाउचर बुक बनवाती है। ठीक है, ओन वाउचर बुक। ठीक है बेटा, ये सीरियल नंबर होते हैं, सीरीज वाइज लगे होते हैं, और हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअल वाउचर नंबर मिलता है। ठीक है, इंडिविजुअल वाउचर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का अपना खुद का वाउचर होगा। ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, इस वाउचर के साथ हम उसको क्या करेंगे, अटैच करके रखते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं बेटा जिनके जो है सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होते, जैसे हमारे जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे खर्चे जो हम डेली के करते हैं, इनका जो है बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन इन एक्सपेंसेस को भी हम क्या देते हैं, वाउचर देते हैं। इनका भी वाउचर बनता है। एक छोटे से छोटे एक पेनी भी अगर हम अपने बिजनेस में से खर्च रहे हैं ना, तो उसका भी हम क्या बनाएंगे, वाउचर बनाएंगे। अब इन वाउचर्स को एक सेपरेट फाइल में विद देयर सोर्स डॉक्यूमेंट हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज जो है उनको मतलब अटैच करके रखते हैं, डेट वाइज ऑर्डर में रखते हैं इनको। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। Now the third point is recording. अब देखो, वाउचर के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ जाएगी, जर्नल में जाएगी। जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है वो हमने किस में करना है, जर्नल में करना है। हर ट्रांजैक्शन का जो है जर्नल बनाया जाता है।
अच्छा वाउचर जो हमने पढ़े ना, इस वाउचर में मेंशन किया जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, उसी को यूज करके हमने उसकी क्या कर देनी है, जर्नल एंट्री बना देनी है। देखो अगर बिजनेस छोटा है तो फिर एक सिर्फ जर्नल बनाने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो बेटा सारी कैश ट्रांजेक्शंस जो है वो कैश बुक में चली जाती है। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है वो जर्नल में ना जाकर कहाँ चली जाएंगी, कैश बुक में चली जाएंगी। अगर हमने क्रेडिट परचेज की है, माल जो है वो उधार खरीदा है, तो वो परचेज बुक में चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हमने क्रेडिट सेल की है, उधार में माल बेचा है, तो वो सेल्स बुक में चला जाएगा। इसी तरह से सो एंड सो हम कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं, इनको सब्सिडरी बुक बोला जाता है, ठीक है, या सब जर्नल बुक भी बोल देते हैं हम इनको। तो बेटा ये जो है ये जर्नल की हेल्प करती है कि वो हैवी ना हो जाए, तो उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी इधर चली जाती है, बचा हुआ सारा काम हम कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। मैं अभी इस पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे हम ये सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक्स का, ठीक है। आई होप रिकॉर्डिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। My fourth step is posting to ledger, और ये लेजर का नाम सुनते ही हमें कुछ याद आया होगा। मैंने क्या बताया था, लेजर किस लिए बनता है, क्लासिफिकेशन के लिए। जब भी जर्नल में आपने एंट्रीज पास कर दी, अब उन सारी एंट्रीज की ग्रुपिंग होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करते थे, सेम नेचर के जितने भी अकाउंट है उनको सब जगह एक जगह पे डाल देते थे सारी एंट्रीज को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लेजर। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हर पर्सन का, एवरी इंडिविजुअल हैव ऑन अकाउंट, ठीक है बेटा, खुद का अकाउंट बनेगा। जैसे कि अमन अकाउंट, मैंने अमन से जितना पैसा लेना देना है वो सब यहाँ आ जाएगा। सोहन अकाउंट, सोहन से जितना पैसा लेना देना है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। किसी कंपनी के नाम पे भी हो सकता है, ये नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा एक्सपेंसेस और इनकम के भी अकाउंट होते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ऐसे ही एसेट्स और लाइबिलिटीज के भी अकाउंट होते हैं, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो ये जो हम हर चीज का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वही हम क्या करते हैं बेटा, लेजर में करते हैं। तो यानी जर्नल में जाने के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन का जो है लेजर मेंटेन किया जाएगा। अब लेजर के बाद आता है मेरा सबसे जरूरी काम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेजर के बाद बेटा अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि मैंने जो भी पोस्टिंग की है वो सही की है या नहीं, उसके लिए हम क्या बना देते हैं, ट्रायल बैलेंस। अगर तो बच्चे मैंने अभी तक जितना भी सब मतलब काम किया है वो सब सही किया है, तो ट्रायल बैलेंस बताएगा इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम इक्वल आएंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मुझे बता देगा कि आपका काम सही है या गलत है। अगर बैलेंस इक्वल नहीं आते, इसका मतलब मैंने ऊपर कोई ना कोई क्या की है, एरर की है ट्रायल बैलेंस में, और उस एरर को भी रेक्टिफाई करना हम अब आगे सीखेंगे, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मेरे पास मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं मुझे, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नहीं एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और उसके रीजन क्या रहे होंगे। और बैलेंस शीट मुझे बता देगी कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मैं फाइनेंशियली कितनी साउंड हूँ। आई नो ये सारा काम हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं, तो मुझे जस्ट इसको एक बार रिवाइज करवाना था। अब जो है हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हम उसके ऊपर चलेंगे। देखो अब ये सारा कुछ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए कर रहे हैं ना, कि एक अकाउंटिंग पीरियड में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ और मुझे लॉस कितना हुआ। तो ये चेक करने के लिए ना मेरे पास दो बेसिस है बेटा, ठीक है। बेसिस
of accounting. There are two bases to find the profit and loss. ठीक है, लिख भी देती हूँ, to find the profit and loss. तो बेटा पहला है मेरे पास कैश बेसिस और दूसरा है मेरे पास एक्रूअल बेसिस। ये मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था आपको। देखो कैश बेसिस क्या कहता है कि किसी भी चीज की पेमेंट जब भी की गई है, ठीक है, आप मतलब जितना भी काम कैश में हो रहा है, सबसे पहले तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैश ट्रांजैक्शंस ओनली, कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिसका पैसे में लेना देना हो रहा है। तो बेसिकली उधार वाली चीजें या जो पेंडिंग खर्चे हैं, है ना, और जो पेंडिंग इनकम्स हैं, वो हमने यहाँ नहीं दिखानी, ठीक है। ये सिर्फ वही अमाउंट दिखाएगा जो आपको ऑन द स्पॉट कैश में मिल रहा है। तो बेटा कैश बेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो हम खर्चा, सपोज करो मैंने, अच्छा मेरा बिजली का बिल था, ठीक है, जो मई का आना था, मैंने वो 1 महीना पहले एडवांस में पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, ठीक है। तो बेटा जब ज्यादा पे कर दिया, ठीक है, तो मैं उसको जिस महीने में जून का बिल था और मैंने उसको मई में ही पे कर दिया, तो जो ये ट्रांजैक्शन है मैं मई में दिखाऊंगी बेटा, ठीक है, मैं इसको जून में नहीं दिखाऊंगी जिस महीने का वो है, अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। मतलब जब पेमेंट की गई, जिस डेट को मेरे पास से पैसा चला गया, ठीक है, उसी डेट पे मैं उसको क्या कर दूंगी, रिकॉर्ड कर दूंगी। मुझे उससे मतलब नहीं है कि वो जो जिस टाइम का वो है, मतलब उसका बेनिफिट मुझे किस मंथ में मिल रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही इनकम का है, सपोज करो मेरी ट्यूशन फी है, ठीक है, मेरी जून की ट्यूशन फी थी और वो मुझे मिल रही है अगस्त में, तो बेटा मैं उसको जून में रिकॉर्ड ना करके मैं अगस्त में ही रिकॉर्ड करूंगी उसको। मतलब मेहनत चाहे मैंने इस महीने में कर दी, लेकिन वो जो इनकम मुझे एक्चुअल में रिसीव हो रही है, मैं उस डेट को मैं क्या मानूंगी, ट्रांजेक्शन उस टाइम की मान लूंगी। लेकिन एक्रूअल बेसिस इससे उल्टा है ना। वो क्या कह रहा है, हमने कल भी पढ़ा कि बेटा टाइम मैटर करता है, ठीक है। जिस टाइम पर आप किसी चीज का बेनिफिट उठा रहे हो, उसकी पेमेंट भी उसी टाइम में कंसीडर की जाएगी। जैसे कि अगर जून का बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है जून का और आप पेमेंट उसकी जुलाई में कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस तो मैं जुलाई में एंट्री करती, लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, नहीं, जुलाई में नहीं, जिस टाइम पीरियड में आपने उसका बेनिफिट उठाया है उसी टाइम पीरियड में उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। मतलब अगर वो जून का है, आप बेशक जुलाई में दे रहे हो, तो आप उसको क्या मान लोगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल का मतलब ये पेमेंट अभी मुझे करनी है, तो ये मैं जून के अकाउंट्स में एज अ आउटस्टैंडिंग बिल दिखाऊंगी, ठीक है। सेम एज इट इज इनकम का भी है। इनकम कोई भी इनकम है, सपोज करो ट्यूशन फीस ही ले लेते हैं, मेरी फीस है जून की, ठीक है, वो मुझे एडवांस में मिल गई, मई में मिल गई। बेटा मई में वो मिल तो गई है, बट मैं उसको मई में ना दिखाकर जिस मंथ की वो एक्चुअल में है, जून की, मैं उसको जून में दिखाऊंगी अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस। अब दोनों बेसिस के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एडवांटेज की बात करते हैं। देखो कैश बेसिस ना उन्हीं बिजनेस को सूट करता है जिनकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कैश होती है। ओनली फॉर दोज फॉर्म्स in which most of the transaction are in cash, ठीक है। सूटेबिलिटी का आप इसको हेडिंग दे सकते हो, सूटेबिलिटी किनको सूट करेंगी, जिनकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है किसमें हो रही है, कैश में हो रही है। इसके साथ ही बेटा सबसे सिंपल मेथड है, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है। कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड करो, कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड करो। अगर बेसिकली फिर उन्हीं दोनों का हमने क्या कर देना है, कंपैरिजन कर देना है। अगर इनकमिंग ज्यादा है कैश की आउटगोइंग से, तो आप प्रॉफिट में हो, अगर नहीं है तो लॉस में हो। तो बेसिकली हमने क्या है, कैसा मेथड है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल मेथड है। उसके बाद अगर मैं इसके थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें ना किसी तरह का पर्सनल जजमेंट नहीं होता।
ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, किसी भी तरह का पर्सनल जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो कैश आ रहा है तो लिखा जा रहा है, कैश जा रहा है तो लिखा जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको मतलब फेक दिखा दूंगी उसको किसी चीज को, ठीक है। तो बेटा वो पर्सनल जजमेंट को किसी तरह भी मतलब जो है इस चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। अच्छा, इसकी डिसएडवांटेज पे आए तो डिसएडवांटेज भी बहुत सारी हैं इसकी। डिसएडवांटेज क्या होंगी? नॉट शो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा देखो ये तो बिल्कुल 100% सच बात है कि जो ये कैश बेसिस है ना, ये सिर्फ आपको मेयरली आपको कैश का इनफ्लो आउटफ्लो से कितना ज्यादा है सिर्फ इतना बता रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ये आपको नहीं बता रहा, क्योंकि कितनी सर्विसेज कितने प्रोडक्ट्स मैंने अपने उधार में भी दिए होंगे, है ना, जिनका पैसा मुझे आने वाले टाइम में मिल जाएगा, तो वो भी सही नहीं है ना दिखाना। जनरेट तो की है ना मैंने इनकम, चाहे बाद में मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको सही सही प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाता। इसके साथ ही नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, अभी यही बात की है हमने, ये सिर्फ कैश एक्सपेंसेस और कैश इनकम का डिफरेंस बता रहा है आपको, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब जिस टाइम पीरियड का है एक्सपेंस या इनकम, वही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस को इनकम से कंपेयर करना इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। कल की क्लास में पढ़ाया था, लेकिन जो कैश बेसिस है वो तो ये काम कर ही नहीं रहा, ये काम कौन कर रहा है? एक्रूअल बेसिस, है ना। तो ये बेटा आपका मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करता। उसके बाद आप जितना मर्जी बोलो पर्सनल जजमेंट नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कैश में मैनिपुलेशन बहुत इजी है। मैनिपुलेशन कैन बी इजीली डन, कि आप इजीली कैश को मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी के अभी कैश पेमेंट रिसीव हुई है, मतलब सॉरी कैश इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, मैं उसको अभी ना दिखाकर अगले मंथ में दिखा दूं, है ना। सपोज करो ये मंथ कितना है, 30th का है ना, 30 तारीख को मुझे 30 जून को मुझे कोई इनकम रिसीव होती है और मैं उसको जून के अकाउंट्स में ना दिखाकर, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो मैं उस इनकम को 30 जून में ना दिखाकर अगले तारीख 1 जुलाई को दिखा दूंगी, तो क्या ही पता चलेगा किसी को, है ना। तो यही बात चल रही है कि मैनिपुलेशन जो है बहुत इजीली है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि इस मेथड को यूज करना ही नहीं है, मतलब कि वो रिकॉग्नाइज इसको नहीं करता, इस मेथड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्रूअल बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, अब अक्रूअल बेसिस की एडवांटेज डिसएडवांटेज इजी रहेंगी, क्यों? जो इसकी डिसएडवांटेज है वो अक्रूअल बेसिस की एडवांटेज बन जाएंगी। एडवांटेज में क्या आएगा बेटा? ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप इजीली, इतने सारे अकाउंट्स को चेंज करना इजी नहीं है। और कंपनी एक्ट इसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट जो है वो इसी बेस पे होने चाहिए। अच्छा, अब जो इसकी एडवांटेज है वो उसकी डिसएडवांटेज हो जाएंगी, ठीक है। ये मेथड बेटा सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगी। दूसरा, पर्सनल जजमेंट अफेक्ट करेगी एक्रूअल में। आपको बताया था ना बहुत चीजें हैं जो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट हो सकती हैं, तो कौन सा मेथड चूज करना है वो मेरी पर्सनल जजमेंट है। तो बेटा वो चीज क्या करेगी? अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। आई होप बेसिस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक बड़ा छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस। जो डिफरेंस है कैश और एक्रूअल बेसिस का, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बेटा कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है और एक्रूअल में कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो पहला डिफरेंस हमारा बनता है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, इसमें दोनों आ जाएंगी। सेकेंड डिफरेंस है मेरा टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। बेटा बेसिकली दोनों चीजें सेम ही है, बस डिफरेंस नंबर में बढ़ाने के लिए दोनों पॉइंट्स को अलग कर दिया है। एक्सपेंसेस और इनकम दोनों की टाइमिंग्स क्या रहेंगी? बेटा दोनों ही कैश बेसिस में तब रिकॉर्ड किए जाएंगे जब एक्सपेंसेस पे किए हो सिर्फ कैश में और इनकम रिसीव हुई हो सिर्फ
कैश में, लेकिन एक्रूअल के अंदर हर तरह का एक्सपेंस, हर तरह की इनकम रिकॉर्ड की जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उनकी पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। फोर्थ आता है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो अभी देने हैं, ठीक है, पेंडिंग है, ड्यू डेट आ चुकी है पर दिए नहीं है। प्रीपेड इनकम्स, एडवांस में बेटा इनकम हो गई है। अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड मतलब कि अभी एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है, और अनअर्न्ड क्या है बेटा, मेहनत कर ली है, काम कर लिया है, इनकम अभी मिल जाएगी, पेंडिंग है। बेटा कैश बेसिस इन टर्म्स को मानता ही नहीं है, उनको ध्यान में ही नहीं रखता, नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, लेकिन ये चारों टर्म्स जो है एक्रूअल बेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है लीगल पोजीशन, अभी बताया था कंपनी एक्ट कैश बेसिस को क्या करती है, रिकॉग्नाइज नहीं करती, और एक्रूअल बेसिस जो है वो रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013 है। अब आता है असरटेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, जिसने तो मीनिंग अच्छे से समझा उसको आधे से ज्यादा डिफरेंस वहीं से क्लियर थे। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस ये नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आप उस टाइम पीरियड के सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड कर रहे हो जो कैश में हुए हैं, लेकिन ये एक्रूअल बेसिस आपको बिल्कुल सही सही जो है प्रॉफिट एंड लॉस देगा। आगे है सूटेबिलिटी, ये वहां सूट करेगा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ठीक है, लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है ये बिजनेस इंटरप्राइजेस को सूट करता है बेटा, जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो अब बात करेंगे हाइब्रिड और मिक्स्ड वेज ऑफ अकाउंटिंग की। देखो हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है ना, हाइब्रिड कह देते हैं ना, दोनों ये हाइब्रिड प्लांट है ना, तो सेम बेटा हाइब्रिड भी, यहाँ पे जो हाइब्रिड का बेस है ना अकाउंटिंग का, वो भी दोनों बेसिस है, यानी कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इस आधा कॉन्सेप्ट हम कैश का उठाएंगे और आधा कॉन्सेप्ट हम एक्रूअल का उठाएंगे। देखो जब बात आएगी एसेट्स और रेवेन्यू की, तब हम कैश बेसिस पे चलेंगे, मतलब अगर कैश में रिसीव हो रही है, ठीक है, इनकम या एसेट कैश में है, तो फिर तो बेटा आप उसको कैश बेसिस पे रिसीव, मतलब अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस उसको रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी की बात करें तो हम एक्रूअल बेसिस पे चलेंगे, सेफ प्ले कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है बेटा, खर्चों को और लाइबिलिटीज को तो हम चाहे वो हो रहे हैं चाहे वो नहीं हो रहे हैं, मतलब कैश में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर उस टाइम पीरियड के हैं तो हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एसेट्स और रेवेन्यू को हम सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हमें वो कैश में क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। अब ये वाला मेथड कौन लेगा बेटा, ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ठीक है, वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बिकॉज दे डोंट वांट टू नो देयर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, वो यहाँ पर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, यानी कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ ड्यूरिंग अ पीरियड, टू फाइंड देयर नेट इनकम, ठीक है, कि उनको टोटल इनकम कितनी हुई है ये जानने के लिए वो यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये फिर से यही वाली बात रिपीट करूंगी, आउटस्टैंडिंग इनकम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो हुई नहीं है, कैश में आई नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को वो जरूर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो किस बेस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं बेटा, एक्रूअल बेसिस पे हो रहे हैं। अब ऐसा करने के पीछे जो उनका मोटिव रहता है वो क्या रहता है, बिकॉज ऐसे खर्चों के लिए, क्योंकि इसी पीरियड के हैं और जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो आप वहां से डिडक्शन क्लेम कर सकते हो कि भैया अभी तो मैंने इस टाइम पीरियड का ये वाला खर्चा करना है, ठीक है, तो टैक्स पेमेंट के टाइम पे जब हम डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये काम करते हैं। अब बेटा ये सिस्टम ऐसा नहीं है कैश बेसिस की तरह की, अप्रूव नहीं है, इसको हमारे जो कोर्ट्स हैं वो इसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, यानी अगर आपके अकाउंट्स हाइब्रिड के बेस पर बने हैं बीइंग अ प्रोफेशनल, तो कोर्ट आपके उसको एज ए एविडेंस ट्रीट करेगा, ठीक है। इसी के साथ आपके चैप्टर 4 की थ्योरी बेटा यही खत्म होती है। प्रैक्टिकल के लिए हम कल का वेट करेंगे, कल आपको मैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल भी क्या करवा दूंगी, प्रोवाइड करवाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस बार मैं भूलूंगी नहीं, मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।